हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर या किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर एक रेगुलर ग्रेडेशन में चेंज्ड होती हैं, उनको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। समझे बच्चों? तत्वों के ऐसे गुणधर्म आवर्त सारणी में जिनके मान किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर एक नियमित यथाक्रम में परिवर्तित होते हैं, उनको बोलते हैं आवर्ती गुण। और यही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल हुज वैल्यूज चेंज्ड, ठीक है, विद रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एंड अप टू डाउन इन ग्रुप। आवर्त सारणी में तत्वों के ऐसे गुण जिनके मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नियमित पद क्रम में परिवर्तित होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हमें जो पढ़नी है प्रॉपर्टीज वो इस तरह से है। एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा होगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। तीसरा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युता। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं पहला जो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और वो है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो ये होता क्या है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो किसी भी सबसेल में हो चाहे ऑर्बिट में हो, तो एटम में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसे ही हम उसका क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर से सुने, ठीक है, कि द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एटम कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटम में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो भी न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड किया जाता है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट्स वैल्यू ऑलवेज लेस देन actual nuclear charge. It is due to shielding effect of electrons, means repulsion of electrons in atom. इसकी जो वैल्यू होती है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जितना मिलना चाहिए था उससे कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी लेवल्स में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये जो रिपल्सन है ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है, जो कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर देता है। समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, इन एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज ऑलवेज लेस देन actual nuclear charge of nucleus due to shielding effect or repulsion of electron in energy level, ठीक है, shielding effect of electron, या हम इसी को क्या बोलते हैं, repulsion of electron in energy level। और इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वो है Z effective equal to Z minus sigma, जहां Z क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना न्यूक्लियर चार्ज मिलना था, लेकिन उसमें से जो शील्डिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है उनके कारण कितना कम हो गया, इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। समझ गए ना बच्चों कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड कर रहा है वो कहलाता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ये एक्चुअल में जितना न्यूक्लियर चार्ज मिलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को उससे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है। तो वो जो वर्क अगेंस्ट वर्क कर रहा है उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। और उसके बाद जितना कम हो गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने कितना एक्सपीरियंस किया, वो है जेड इफेक्ट, जिसको हम फॉर्मूला ले रहे हैं जेड माइनस सिग्मा। जेड है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट। तो समझे बच्चों कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आकर्षण अनुभव करता है उसे ही उसका क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये इलेक्ट्रॉन पर जितना नाभिकीय आवेश लगना चाहिए था नाभिक के द्वारा उससे हमेशा ये कम होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन होता है और वो रिपल्सन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो समझ गए ना। और इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम वो ये है जेड माइनस सिग्मा, जहां जेड है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये आप नोट करें। ओके, अब देखो, अब हम आ जाते हैं कि जेड इफेक्टिव आपको कैसे फाउंड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको सिग्मा जो है शील्डिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यूज देखनी है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। समझ गए ना। तो पहला तो रूल ये है कि जो भी आपको एटम दिया जाएगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, फिलअप करना है। मतलब एक फर्स्ट एस ग्रुप होगा, एक 2s और 2p ग्रुप होगा, एक 3s 3p ग्रुप होगा, 3d अलग होगा, 4s 4p ग्रुप अलग होगा, 4d 4f। इसका मतलब समझ रहे हो कि शील्डिंग कांस्टेंट फर्स्ट s का दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा। ठीक इसी तरह से शील्डिंग कांस्टेंट जो सिग्मा है उसका जो वैल्यूज है 2s और 2p के लिए सेम होगी। ठीक इसी तरह से 3s और 3p के लिए सेम होगी, लेकिन 3d की जो है वो इनसे अलग होगी, भले ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ऐसे ही 4s 4p के लिए सिग्मा सेम होगा, 4d और 4f के लिए भी सेम होगा। तो सबसे पहले हम ये ग्रुप बनाते हैं सबसेल्स का। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। फिर आता है कि सिग्मा की वैल्यूज आपको किस तरह से पुटअप करनी है। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो फर्स्ट एस में आ रहा है और उसके लिए आपको सिग्मा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, समझ गए ना। तो आपको क्या करना होगा, सिग्मा की वैल्यू 0.30 पर इलेक्ट्रॉन के लिए लेनी है। समझ गए ना। फर्स्ट एस में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस को छोड़कर किसी भी ns या np में आता है तो वहां पर जो सिग्मा वैल्यू पुटअप होगी वो होगी 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। बस n 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 के लिए ये अलग है। अब आता है कि n-1 ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट ऑफ ns और np, मतलब ns और np से अंदर की तरफ लोअर, ठीक है, ऑर्डर में जो n-1 ऑर्बिट होगी उसके पर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। n-2 या इससे लोअर ऑर्बिट्स में तो सिग्मा होगा 1.00 पर इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात समझ गए। मतलब जिसके लिए आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर वो ns या np में है तो उससे पहले वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए 0.85 और n-2 या लोअर ऑर्बिट में है तो सिग्मा 1.00 वैल्यू पुटअप करनी है। अब आता है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा दिया गया है जो कि nd या nf में है, समझ गए ना। तो फिर आपको सिग्मा किस तरह यूज करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन nd या nf का किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो जो भी अदर इलेक्ट्रॉन्स बचे उनके लिए सिग्मा तो होगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। और उस nd या nf से अंदर की तरफ जितने भी, ठीक है, जो भी ऑर्बिटल्स हैं या सबसेल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं nd या nf की अंदर की तरफ, मतलब ये है कि ये है न्यूक्लियस और ये है nd, तो इसको छोड़कर बाकी जो अंदर की ये ऑर्बिट्स बची, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो उनमें से पर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना यूज करोगे 1.00 पर इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना इस तरह से। अब आता है कि n क्या है, n किसे मानोगे, तो ध्यान रखें कि n वो वैल्यू है या वो सबसेल है, या हम ये कहें कि आप n उस एनर्जी लेवल को मानोगे या सबसेल को मानोगे या सबसेल के ग्रुप को मानोगे जिसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। मान लिया जाए कि आपको 4s का या 4p इनके इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। तो 4s और 4p का पूरा एक ग्रुप n कहलाएगा। उसके अंदर जो 3s 3p और 3d जो है या थर्ड जो एनर्जी लेवल है वो n-1 कहलाएगा। तो और उसके अंदर n-2 होगी। समझ गए ना। तो जिस ऑर्बिट या जिस ग्रुप ऑफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे उस ऑर्बिट को ही आप डायरेक्ट क्या मानोगे, n। उसके पहले वाली 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो तो n-1, 2 है कम तो n-2। ध्यान रखें कि n के बाहर की तरफ राइट हैंड साइड में जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनका हमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैंने यही लिखा है कि n इज द एनर्जी लेवल फॉर विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू बी फाउंड फॉर द इलेक्ट्रॉन। समझे बच्चों कि n क्या है, तो ये है वह ऊर्जा स्तर, वह ऊर्जा स्तर जिसके इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना है। अभी मैं एग्जांपल से अच्छी तरह से बता दूंगा, यहां तक आप समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो जब हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, समझ गए ना, तो अब आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा लें और किन के लिए छोड़ें। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन ऑल द इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग n इलेक्ट्रॉन्स कैरी वैल्यू ऑफ सिग्मा। मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी n ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू लोगे, और जो n-1 n-2 लोअर जो भी ऑर्बिट्स हैं इनके सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की वैल्यू लेनी है। फिर से समझें, आप जिसे n मानोगे उसके एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे उन सब के लिए सिग्मा लोगे, और n-1 n-2 या लोअर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके समस्त इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा लेना है आपको। समझ गए ना। तो यही लिखा बच्चों कि n कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त शेष इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान रखते हैं, तथा n-1 n-2 और जो भी अंदर की कक्षाएं इन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा का मान लेंगे। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया जाए कि आपको दिया गया है मैग्नीशियम 12, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव फॉर 12th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड 10th इलेक्ट्रॉन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे Mg12, ये हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आपने लिखा 2s2 2p6, ये हो गया, और 3s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहां तक बात समझ गए। अब आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है। अब आपने लिखा जेड इफेक्टिव फॉर 12th इलेक्ट्रॉन, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आप क्या करोगे, इस तरह से लोगे, फर्स्ट s 2s 2p, मतलब फर्स्ट s2 2s2 2p कितना हो गया 6, और ये हो गया 3s2। तो यहाँ पर है, तो 12th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 3s2 में, 11 और 12 दोनों इलेक्ट्रॉन यही है 3s में, 2 4 10 और ये हो गया 12। तो ये n है, तो ये क्या कहलाएगी, n-1। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, n-2। यहाँ तक बात समझ गए ना। अब आपको लिखना है यहाँ n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कितना लिखोगे 1। मैंने अभी आपको बताया कि जिसको आप n मानोगे उसके एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने बचे इलेक्ट्रॉन वो n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n इलेक्ट्रॉन हो गए 1, n-1 इलेक्ट्रॉन देखें तो ये है 8,
और n-2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। n इलेक्ट्रॉन 1 है क्योंकि 2 थे, 1 का तो आपको कैलकुलेट ही करना है, बाकी इस तरह से ये n-1 में 8 है और n-2 में ये। अब आप z इफेक्टिव लिखो, तो z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z कितना लेना है 12। अब यहाँ पे सिग्मा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू पुट अप करनी है, तो आपने लिखा 1 × 0.35। ये किसके लिए हो गया n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n s में हो या p में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका जो सिग्मा वैल्यू होती है वो पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है 0.35। ये ले लिया आपने, फिर यहाँ प्लस लगा दें, फिर आपने लिखा 8 × 0.85। ये किसके लिए हो गया n-1 के लिए, क्योंकि n-1 के पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि ns और np से लेफ्ट हैंड साइड में है, उनके पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 0.85। अभी हमारे पास और क्या बचे 2 × 1.0 और ये किसका हो गया n-2। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये जो वैल्यू पूरा माइनस करने के बाद यही इसका क्या होगा 12th इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव। तो यहां तक पहले आप नोट करें। तो देखो यहां तक कैलकुलेट कर दिया और आगे आप सारी वैल्यू जब आप उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आएगा। तो इस तरह से 12th इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गया 2.85। अब मैंने कहा है z इफेक्टिव फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ mg, तो mg का 10th इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहां तक आएगा 1s2 2s2 2p6। तो एक सेट ये हो गया सबसेल का और एक ये हो गया। अब चूंकि 10th इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो हम इसे n मानेंगे, समझ गए ना। मैंने आपको बताया कि जिस सबसेल या एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव निकालना है उसको आप n मान लोगे। तो ये पूरा ग्रुप n है, तो ये अंदर का n-1। तो n इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, क्योंकि एक छोड़ के लेते हैं तो 7, और n-1 में कितने हो गए 2। अब z इफेक्टिव निकालेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए सिग्मा की वैल्यू पुट अप करें, तो 7 × 0.35, क्योंकि n ऑर्बिट का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए कितना होता है 0.35, और n- ठीक है 1 में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए कितना होता है 0.85। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पर जो 10th इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, वो मतलब 10th 6 मतलब ये समझ लो कि 2 मतलब 3 से लेके 10th इलेक्ट्रॉन तक यही क्या आएगा उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन 7.85। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक 30 दे रखा है और आपसे कह रखा है कि 30 जो है 30 मतलब 30 नंबर का इलेक्ट्रॉन और 28 नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव निकालें। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले मान लो आपको ये 30 इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए आपको क्या निकालना है z इफेक्टिव। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6। तो एक साइड ये है, एक साइड ये हो गया 3s2 3p6, एक साइड ये हो गया 3d, ये हो गया कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और ये है 4s2। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर 29 और 30 यही दोनों क्या है यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन जिसके लिए z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो ns या np में आ जाए तो आपको ये n लेना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई n-1, तो ये क्या हो गई n-2, तो ये क्या हो गई n-3। तो अब ध्यान रखें कि n इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 1, n-1 कितने हैं, तो देखो आप टोटल जोड़ दो अब थर्ड ऑर्बिट के, तो ये हो गए कितने 18, n-2 कितने हैं, तो ये कितने हो गए 8, और n-3 कितने हैं 2। समझ गए ना, क्योंकि आप इसके इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव निकाल रहे हैं तो उसके अंदर की n-1 n-2 n-3 ऑर्बिट्स को लिख लो। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है z इफेक्टिव, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस, यहाँ पर देखो आप तो 1 × 0.35 प्लस ये कितने हो गए 18 × 0.85 प्लस फिर ये हो जाएगा 8 × 1.0 प्लस 2 × 1.0। n-2 के अंदर के जितने भी लेवल्स हैं सबके लिए फिर 1 रखते हैं। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो z इफेक्टिव आ जाएगा कि 30 माइनस जो भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं वो इसका क्या होगा कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए 30 नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं आता हूं कि आपको तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया ना ये। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब आपने कैलकुलेट करना है कि 28th
इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ठीक है, 28th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 ऐसा लिख दिया, 3s2 3p6 ऐसा लिख दिया, 3d10 बस यहीं तक। 4s से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्हीं में से 28 हो जाएंगे। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर है 28th इलेक्ट्रॉन, तो आप इससे क्या मानोगे n, ये क्या हो गई। अब बाकी ये जो ऑर्बिट्स हैं, अभी आपको एक रूल बताया है मैंने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसके लिए जेड इफेक्टिव आप निकाल रहे हैं वो d में आ जाए nd या nf में, तो nd या nf के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे उनके लिए पर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 लेना है, और उसके लेफ्ट हैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए 1.0। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि 10 में से एक का तो कैलकुलेट ही करना है आपको, और जो n-1 है वो सब मान लिए जाएं, या n- या इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स लाइन लेफ्ट ऑफ 3d, तो वो कितने हैं देखो आप, ये कितने हैं 2 4 और 6 10 12 और 18, तो ये कितने हैं 18। तो अब हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो हम लिखेंगे 13 माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है, 13 नहीं 30 माइनस सिग्मा, तो 30 माइनस, अब सिग्मा में आ जाओ, तो यहाँ लिखोगे आप 10 में से 9 का लेना है तो 0.35 प्लस 18 इंटू क्या 1.0। मैंने बताया था कि डी या एफ में कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जितने इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना मानना है 1.0। अब बस अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा जेड इफेक्टिव, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करें। अब देखो अगर पीरियोडिसिटी आती है तो सबसे पहले अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो है ना सिग्मा जो है, ठीक है, ये सॉरी जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन उसमें से n ऑर्बिट का पर इलेक्ट्रॉन 0.35 कम कर देता है। किसमें? ठीक है, n ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था एक यूनिट उसमें से 0.35 क्या कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए s और p में जो जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है, जेड जो इफेक्टिव है, ठीक है, वो इस तरह से बढ़ेगा 0.65 पर एटॉमिक नंबर के बढ़ने से। d में बढ़ेगा 0.15 क्योंकि n-1d में जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो 0.85 तो न्यूक्लियर चार्ज कम कर देता है, तो एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसमें से जो n-1 इलेक्ट्रॉन है उसको कितना मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज 0.15, और f में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि n-2 में भरता है इलेक्ट्रॉन f में, और वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो न्यूक्लियर चार्ज को टोटल ही क्या कर देता है, सील्ड कर देता है। अब अगर हम लिथियम से लेके और नियॉन तक चलें तो आप देखोगे कि 0.65 की यूनिट से बढ़ता जा रहा है। समझ गए ना? तो ये आप कैलकुलेट वैल्यू कर भी सकते हैं। ग्रुप में जाएं तो लगभग ये कांस्टेंट रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते, इसीलिए कांस्टेंट रहता है। और यही कारण है कि पीरियड में चलने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाता है तो साइज छोटी होती जाती है, और ग्रुप में चूंकि ये कांस्टेंट है तो साइज लगातार बढ़ती जाती है। तो ये था इसकी पीरियोडिसिटी। तो कुल मिला के ये था जेड इफेक्टिव के बारे में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।